नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे सुशांत सिंह केस की, जिसकी गुत्थी सुलझने के बजाय ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन और उलझ रही है। सीबीआई इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। सीबीआई ने जांच हाथ में आने के बाद से आत्महत्या के वक्त सुशांत के साथ मौजूद लोगों से कड़ी पूछताछ की है। सीबीआई ने सुशांत के घर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने की भी कोशिश की है ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। अब सीबीआई मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत की मनोदशा समझने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सीबीआई ने सीएफएसएल टीम को काम पर लगाया है और सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की तैयारी है। तमाम दस्तावेजों, मेडिकल रिकॉर्ड्स और करीबियों से पूछताछ के आधार पर इस बात की पड़ताल की जाएगी कि मौत से पहले सुशांत के मन में क्या चल रहा था। आज इसी पर बात होगी। समझेंगे और समझाएंगे आपको कैसे किसी मिस्ट्री को सुलझाती है साइकोलॉजिकल एनालिसिस के जरिए, साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम के जरिए सीबीआई। मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। जल्दी से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ गीतांजलि शर्मा हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रंजीत सिंह हैं, जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और एनके सिंह हैं, जो कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। और मेरे सहयोगी दीपक दुबे भी जुड़ेंगे मेरे साथ मुंबई से, जो लगातार इस जांच पर, जो कि सुशांत सिंह केस में चल रही है, पैनी नजर बनाए हुए हैं। क्या होती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, इसी को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको दीपक के पास ले चलते हैं, मुंबई। दीपक, जरा बताइए, ये साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम की तैयारी जो है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी सीबीआई को? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा गया है और 2 बार सीबीआई की टीम दीपेश सावंत, नीरज के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी और 3 लोगों को ले जाकर सुशांत के घर में रिक्रिएशन कर चुकी है। लेकिन रिक्रिएशन से सीबीआई जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी और शायद यही वजह थी कि दोबारा फिर से इन तीनों को ले जाकर रिक्रिएशन किया गया, क्योंकि जो सबूत बारीकी से ढूंढे जा रहे हैं, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सीबीआई को काफी मुश्किल भरी उनके लिए चुनौती है। ऐसे में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करनी अब बहुत ही जरूरी हो गई है इस केस को लेकर, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो घर में मौजूद शख्स हैं, चाहे वो बात की जाए सिद्धार्थ पिठानी की, नीरज की बात की जाए, या फिर दीपेश सावंत की बात की जाए, या फिर केशव की बात की जाए, इन सभी के जो बयान हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं। जो मुंबई पुलिस को बयान दिए गए थे और अब जो बयान सीबीआई को दिए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अंतर पाया जा रहा है। ऊपर से ये सभी को जब फॉरेंसिक टीम लेकर जाती है रिक्रिएशन करने के लिए, तो वहां पर उस तरह का जवाब नहीं दे पाते जिससे कि सीबीआई के अधिकारी हैं वो संतुष्ट हो पाए। ऐसे में एक बार फिर से इन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है और सीबीआई सोर्सेस की माने तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इसलिए जरूरी हो जाती है जिससे कि यह पता चल पाएगा सुशांत के आसपास रहने वाले करीबी लोगों से, जो उस वक्त घर में मौजूद थे, घटना से तकरीबन 1 से 2 हफ्ते पहले तक उनके बीच बातचीत किस तरह की होती थी। क्या वो परेशान हुए थे, क्या वो काफी निराश थे, किन किन चीजों को लेकर बातें होती थी, क्योंकि कई सारे बयानों में ये बात निकलकर सामने आई है। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। जैसा मैंने पहले बताया, मेरे साथ एनके सिंह हैं, जो कि फॉर्मर सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर हैं। मेरे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह हैं, जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और गीतांजलि शर्मा हैं, साइकोलॉजिस्ट। समझने की कोशिश हम यही कर रहे हैं आज न्यूज 24 पर। आखिर ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम या फिर साइकोलॉजिकल एनालिसिस कह लीजिए, ये होता क्या है? एनके सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं, सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूं, कहिए जी। हाँ। एनके सिंह जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए यही जानना चाह रहा हूं आपसे, इससे मदद मिलती है या आपका एक्सपीरियंस कहता है कि कुछ मदद मिली हो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से केसेस सुलझाने में आपसे पहले? देखिए, ऐसा है, सीबीआई इस केस का जांच करीब 2 महीने के बाद अपने हाथ में लिया, और तो ओरिजिनल सीन या जो घटना जो हुई उसके फौरन बाद तो सीबीआई की टीम गई नहीं थी। तो उस समय जो चीज देखने को मिला था, जो हुआ था, जो घटना स्थल पर जैसी बातें दिखलाई दी थी, उस सबको रिक्रिएट करके
उसको साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके ही उसको ठीक से समझ के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अपना विचार ओपिनियन दे सकते हैं। तो चूंकि 2 महीने के बाद सीबीआई के हाथ में केस जांच आया है, इसलिए सीन को रिक्रिएट करके साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का सहयोग लेकर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घटना हुई कैसे। ओके, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं सर, मैं अपने दूसरे स्टूडियो ले चल रहा हूं। मेरे साथ विपनेश जुड़ गई हैं जो बताएंगे कि आखिर ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती क्या है। विपनेश, ओवर टू यू। बिल्कुल माना कि दर्शकों के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती क्या है। बारीकी से बताते हैं। सबसे पहले इसमें मरने वाले के दिमाग का अध्ययन होता है, बारीकी से किया जाता है। फिर दिमाग को पढ़ने की इसमें लगातार कोशिश की जाती है कि मरने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था। मेडिकल रिकॉर्ड्स का अध्ययन होता है, जी हां, और पूरी डिटेल के साथ इसको किया जाता है। डायरी, नोट्स से मनोदशा समझने की इसमें कोशिश की जाती है। आगे मोबाइल की जांच भी बारीकी से होती है, व्हाट्सएप चैट का अध्ययन होता है, साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट की भी पड़ताल होती है कि सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कैसी थी। करीबियों से व्यवहार के बारे में पूछताछ की जाती है कि करीबी इसमें क्या बताते हैं, कैसा बिहेवियर था। घर में मौजूद लोगों से भी लगातार पूछताछ होती है और मौत से पहले की मानसिक स्थिति समझने की कोशिश की जाती है कि उस समय मरने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले। पिछले कुछ महीनों में बर्ताव में आए बदलाव को भी बारीकी से देखा जाता है, समझा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। मरने वाले के डेली रूटीन में बदलाव पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाता है कि कैसा बदलाव हो रहा था, अचानक से ऐसे क्या चेंजेस लाइफ में आने लगे थे डेली रूटीन में। आत्महत्या करने के पीछे के कारणों की तलाश भी इसमें बारीकी से की जाती है। मानक, ओके, तो अब आपने समझा कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती क्या है। डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर सिंह जी सर, बिल्कुल जी। डॉक्टर सिंह, ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करके, जैसे अभी विपनेश ने बताया, मोबाइल की जांच, व्हाट्सएप की जांच, सोशल मीडिया पर वो क्या लिख रहे थे, आसपास वालों से पूछ के कि कैसा बिहेव कर रहे थे वो मौत से कुछ दिन पहले, इससे आइडिया हो जाता है क्या कि ये सुसाइड है या फिर वो नॉर्मल थे, या इसमें भी गलतियां हो सकती हैं? नहीं सर, इसमें गलतियां होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत जब भी पड़ती है जब कोई भी डेथ जो है इक्विवोकल डेथ होती है। इक्विवोकल डेथ क्या होती है कि जिस मैनर में आदमी की डेथ हुई है, देहांत हुआ है, वो क्वेश्चनेबल होता है, उसके सर्कमस्टांसेस उसको अलाउ नहीं करते। तो इसलिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत पड़ती है कि हम सर्कमस्टांसेस की जांच करें और सर्कमस्टांसेस में क्या चल रहा था उस व्यक्ति के मन में, और अगर उसने सुसाइड किया है तो किन कारणों की वजह से किया है। तो जैसा कि आपने बताया कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने के लिए हमें उनके बिहेवियर पैटर्न को, पास्ट की चीजों को देखना पड़ता है, और उन बिहेवियर पैटर्न में जैसे सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, यूट्यूब हिस्ट्री होती है, किससे चैट कर रहे हैं, कितना फ्रिक्वेंटली चैट कर रहे हैं, क्या उन चीजों को वो प्रॉपरली कर पा रहे हैं जो अपनी चीजें की जाती है। जैसे उनका लास्ट भी पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे देखें तो अपनी मदर के बारे में डाला हुआ है। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कि जितना ज्यादा से ज्यादा डाटा अगर निकालते हैं एक्सपर्ट, उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यस, ये पर्सन के माइंड में ये चल रहा था, ये पर्सन की साइकोलॉजी थी जिसकी वजह से ये सुसाइड उसने कमिट किया। ओके, अब सोशल मीडिया पोस्ट भी इसमें आ गया। तो वैसे बता रहा हूं मैं, ट्विटर पे दिसंबर 2019 के बाद से सुशांत सिंह राजपूत ने कोई पोस्ट डाला नहीं था, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर थे नहीं। लेकिन मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि ये एनालिसिस करते हुए, इस एनालिसिस में मदद कैसे मिलती है? गीतांजलि, जरा समझाइए मेरे दर्शकों को, कैसे समझेंगे कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है? हो सकता है कि वो जो लिख रहा है, हो सकता है कि वो जो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, और उसके दिमाग में जो चल रहा है उसमें फर्क हो। बिल्कुल, बहुत हद तक मुमकिन है। जैसे हम पहले बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की, तो जैसे हमने बात की कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एक इंसान का कॉग्निटिव फंक्शन, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल बिहेवियर एंड फिजिकल हेल्थ। उसके अंदर इन सब चीज़ों से हम मदद लेते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, नियर सर्कल हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे किस तरह की इंट्रैक्शन रही। जैसे आपने बोला कि सोशल पोस्ट जो हैं वो मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, आप दिखा कुछ और रहे हैं, आप कुछ और हैं, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, तो ये समझा जा सकता है। बट कहीं ना कहीं
किसी ना किसी जगह पे आपको कोई ना कोई हिंट जरूर मिलता है। जब एक इंसान इतनी जद्दोजहद से गुजर रहा है, उसके माइंड में कुछ चल रहा है, चाहे वो सुसाइड है या डेथ है, कुछ भी चीज हो रही है उसकी लाइफ में, उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण जरूर होगा, रीजन जरूर होगा जो सामने जरूर आता है। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन के होते हैं या मैरिटल इश्यूज होते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके पोस्ट में एक सार्काज्म होता है या एक निराशा होती है। वो जर्नल कोट भी जो डालते हैं इस तरीके के पोस्ट करते हैं कि जैसे वो हताश हैं या उन्हें किसी पे भरोसा नहीं रहा या लाइफ में कुछ रहा नहीं है या हर बंदा नेगेटिव है या उनसे कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हिंट जरूर मिल जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम लोग कुछ भी अपने तक नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं जरूर शेयर करते हैं। अगर कोई और शेयर करने के लिए नहीं है तो सोशल मीडिया है। हम किसी ना किसी से जरूर बात करेंगे, चाहे मिलकर बात करें, चाहे मीडिया के थ्रू बात करें, चाहे फोन के थ्रू बात करें, किसी ना किसी तरीके से हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जरूर कम्युनिकेट करते हैं। तो मेरे दर्शकों के लिए, ताकि वो आसानी से समझ पाएं, जरा मुझे बताइए, मान लीजिए मौत से कुछ दिन पहले तक अगर सुशांत मां के बारे में लिख रहे हैं, फिलोसॉफिकल हो रहे हैं, या फिर मान लीजिए स्पेस के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि स्पेस के बारे में उनको काफी इंटरेस्ट था, एस्ट्रोनॉमी में काफी इंटरेस्ट रखते थे वो, तो क्या समझा जाएगा उनके दिमाग से? देखिए, अगर इन सब चीजों को ही देखा जाए जो आप बता रहे हैं, अगर इनकी कड़ी एक तरीके से जोड़ी जाए तो लगेगा कि इंसान एक अपनों को याद कर रहा है, जिसके साथ वो बहुत क्लोज है उसको याद कर रहा है, उसकी कमी महसूस कर रहा है या उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहीं पे दिखाएगा कि वो किसी स्थिति से जरूर गुजर रहा है, कोई ऐसी चीज उसे खा रही है जिससे वो शेयर करना चाह रहा है और शेयर नहीं कर पा रहा है, और जिससे वो शेयर करता था उसको मिस कर रहा है, उसको याद कर रहा है। क्योंकि जो लास्ट पोस्ट था गीतांजलि, जो लास्ट पोस्ट था सुशांत सिंह राजपूत का, वो 3 जून का था, और आपको पता ही है, यानी उनकी मौत से 10, 12, 13 दिन पहले का था। उसमें अपनी मां के बारे में वो लिख रहे हैं, उनकी पिक्चर डाल रहे हैं अपने साथ, और फिर लिख रहे हैं ब्लड पास्ट इवेपोरेटिंग फ्रॉम टीयर ड्रॉप्स, unending dreams carving an arch of smile and a fleeting life negotiating between the two। मां को याद कर रहे हैं, उसके बाद दिल बना रहे हैं, मां लिख रहे हैं। फिर उसके नीचे एक भगवान शिव की एक तस्वीर है जो उन्होंने 31 मई को पोस्ट की है। तो भगवान की, मां की, फिर उसके बाद कुछ साइंस के बारे में, कुछ मून के बारे में, कुछ अपनी बहन के बारे में। तो ये सब देख के लगता है कि आपको समझ में आता है शायद गीतांजलि के शायद डिप्रेशन में होंगे या कुछ दुखी होंगे, उदास होंगे। इंसान जब परेशान होता है, जैसे मैंने कहा, या तो अपनों को याद करता है, कई बार वो उसके आंसर प्लैनेट्स में भी ढूंढता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है, टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ जाता है, कुछ ऐसी साइंसेस की तरफ जाता है जहां से उसे कुछ चीजों के आंसर मिल सके, जो वो आंसर इस रियल लाइफ में नहीं ढूंढ पा रहा है, लॉजिकली नहीं ढूंढ पा रहा है, साइंटिफिकली नहीं ढूंढ पा रहा है। तब वो या तो भगवान को याद करता है या अपनों को याद करता है, जैसे माँ को, या प्लैनेट्स में, एस्ट्रोलॉजी में उस तरफ उसका झुकाव हो जाता है, क्योंकि उसको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं जो वो ढूंढ रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ओके, डॉक्टर रंजीत सिंह, ये साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम में मान लीजिए आपने ये सारी चीजें इकट्ठा कर ली, आपने सोशल मीडिया के उनके पोस्ट ले लिए, व्हाट्सएप के सारे चैट्स ले लिए, आसपास के लोगों से बात कर ली, परिवार के लोगों से बात कर ली, फिर उसके बाद जो भी आप एनालिसिस करते हैं फोरेंसिक में, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और फोरेंसिक मान लीजिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप सब वो लिखते हैं, फिर आप उसमें एक कंक्लूजन भी देते हैं, ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, उनके मेडिकल रिकॉर्ड, उनकी डायरीज में क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम इंसान हमारे आपके मेरे तरह नहीं है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी अपने इमोशंस को इमीडिएटली वो लिख सकते हैं, और उनकी पोस्ट की भी आप फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो बहुत टाइम गैप के साथ है। सो उसके लिए जो एनालिसिस करने के लिए एक्सपर्ट के पास रिलेवेंट डाटा होने चाहिए, उनकी डायरीज, उनके मेडिकल रिकॉर्ड, उनके जो ईमेल्स वगैरह अगर किसी को किए हैं, इन सारी चीजों को लेने के बाद जो एक्सपर्ट होंगे वो 2 तरह के एनालिसिस पे जाएंगे, या तो ऑपरेशनल क्राइटेरिया देखेंगे जिससे डिटरमाइन होगा सुसाइड, या एम्पिरिकल क्राइटेरिया देखेंगे। और जब सारे डाटा मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 दिन पहले या 2 महीने पहले के डाटा को हम देख करके कोई भी एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं, इसीलिए हमेशा साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम के डाटा की रिक्वायरमेंट की जाती है, जिससे कि इंडिविजुअल पहुंच सके। और बहुत सारी ऐसे स्टडीज हैं जिसमें
जो मेन रीजन बताया गया है 90% स्टडीज में कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के इंडिविजुअल जब कोई सुसाइड करता है तो वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित होता है या उसका कोई मूड डिसऑर्डर होता है, इंस्टेंट कोई ऐसी चीज होती है जिससे वो उस कदम को उठाता है। सो इंस्टेंट अगर कोई चीज हुई है तो पास्ट की चीजें उतनी कई बार रिलेवेंट नहीं रहती हैं, तो इसलिए सारी चीजों को लेकर के कि क्या रीजन आखिर क्या रहा होगा, सो ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करके फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर एक्सपर्ट ओपिनियन आती है उसकी, और वो एक्सपर्ट ओपिनियन शो करती है कि ये इंडिविजुअल ने सुसाइड किन सर्कमस्टेंसेस में किया। ओके, मैंने मान लिया। एनके सिंह जी, अब ये बताइए सर, अगर मान लीजिए आपने साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करवा लिया, एक एनालिसिस करवा लिया, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? क्या वो सिर्फ जांच में सहयोग करती है रिपोर्ट, या फिर उसको आप केस की चार्जशीट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं? कि इसका एविडेंस चार्जशीट में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के आधार पर ही केस डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये एक जरिया है कुछ निष्कर्ष पर आने का, और जो एक्सपर्ट्स है अपना ओपिनियन देते हैं, या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वे सारे और बातों को देखते हैं और सारे प्रमाणों को, जैसे फिजिकल एविडेंस, गवाहों के बयान और सारी बातें, स्पॉट विजिट, क्या क्या हुए, कैसे हुए, और ये सारे चीजों को इकट्ठा करके तब जब वो निष्कर्ष पर आते हैं। और अब जैसे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, जहां तक मैं समझ रहा हूं, वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जो इनका व्यू मिलेगा, इनका ओपिनियन मिलेगा, तो एक मार्गदर्शन होगा, एक सुराग होगा जिसके जरिए कुछ और एविडेंस, फिजिकल एविडेंस वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसको चार्जशीट में डाल सकते हैं। ये एक जरिया है जो कि ये सारे जिनके बारे में इन्होंने विस्तार से बतलाया है, जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये एक जरिया है बातों को समझने का, और बातें जो प्रमाण है, जो फिजिकल प्रमाण है, और सारी बातें हैं, उसको सबको जोड़ करके तब वो एक ठोस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि ये मौत कैसी। बस यही इसका है। ऑलराइट, अभी भी मैं अपने दर्शकों को यही समझा रहा हूं, ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। विपनेश के पास फिर से अपने दूसरे स्टूडियो ले चल रहा हूं। विपनेश कुछ और जानकारी देंगी इस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बारे में, लेकिन उससे पहले दीपक आपके पास आ रहा हूं। दीपक, ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में इन स्टार्स के बारे में हम सब जानते हैं दीपक, फिल्म स्टार्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी बहुत सारे प्रमोशनल पोस्ट होते हैं और इनकी पूरी टीम होती है इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करने के लिए। दीपक, लेकिन क्या सुशांत के केस में उनके सोशल मीडिया पोस्ट से या उनकी व्हाट्सएप चैट डायरी कुछ अंदाजा लगता है क्या? कुछ ऐसा सबूत मिलता है कि वो खुद लिख रहे थे या अपने मन की जो स्थिति है वो उसमें झलकती है क्या? दीपक, दीपक सुन पा रहे हैं? नहीं, दीपक तक आवाज नहीं जा रही है। ओके, दीपक तक आवाज नहीं जा रही है। इतने गीतांजलि, जरा ये बताइए गीतांजलि, मैंने सही कहा ना? इन स्टार्स की सब जानते हैं दोहरी जिंदगी जीते हैं ये सारे के सारे स्टार्स। सोशल मीडिया जो इनके पोस्ट होते हैं वो इनकी टीम्स मैनेज करती हैं, बहुत सब कुछ सोच समझ के इनको पोस्ट करना पड़ता है। तो कितना मुश्किल होगा सुशांत के केस में असल उनके मन में क्या चल रहा था ये पता लगाना? देखिए, मुश्किल होगा, जरूर मुश्किल होगा। हमने पहले भी इस बारे में बात की कि दोहरी जिंदगी जरूर होती है, टीम मैनेज करती है, बट कहीं पे आप सोशल मीडिया मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, बट आपकी जो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और चैट के थ्रू अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड्स से, कुलीग से, टीममेट से, सर्वेंट से, किसी से भी किसी तरीके की कॉन्वर्सेशन हो रही है, लोगों के फोन में रिकॉर्डिंग्स होती हैं, चैट्स पूरी स्टोर होती हैं, पूरी हिस्ट्री होती है, हर चीज की ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, चाहे वो यूट्यूब की हो, चाहे वो गूगल की हो या इंटरनेट की कोई और हो, वो आप पर्सनल यूज कर रहे हैं, राइट? तो उन सब से आपको जरूर मिलता है एक तरीके का हिंट। ओके, गॉट इट। चलिए अब चलते हैं विपनेश के पास, दूसरे स्टूडियो ले चलते हैं। विपनेश बताएंगे, कुछ और जानकारी देंगी इस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बारे में। विपनेश, देखिए, ये दर्शकों ने जान लिया कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती क्या है, लेकिन हाल में ये कब कब हुई है ये भी दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। देश में तीसरा
बहुत चर्चित ये मामला है जिसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत पड़ी है। इससे पहले दर्शकों को याद होगा, एक बार फिर से बता दें कि सुनंदा पुष्कर केस में हुई थी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी और उसके बाद बुराड़ी केस जो कि सुर्खियों में था, 11 आत्महत्याओं के मामले में भी ऑटोप्सी साइकोलॉजिकल इस तरीके से ये की गई थी। ओवर टू यू मानक। ओके, ये तीसरी बार है। अब मैं यही सोच रहा हूं कि अब से पहले 2 बार उसमें कुछ खास मदद मिली नहीं मिली कहा नहीं जा सकता। जैसे मैंने पहले कहा, ये बड़ा ट्रिकी होता है। डॉक्टर सिंह, रंजीत सिंह, अब जरा ये बताइए, मान लीजिए कि सोशल मीडिया पोस्ट से, चैट से, डायरी से, आसपास लोगों से बात करके आपने बिहेवियरल पैटर्न पता लगा लिया किसी इंसान का, उसके बाद रिपोर्ट दे दी आपने कि भाई शायद ये इंसान नॉर्मल था। आप इस रिपोर्ट में यही रिपोर्ट में आप 2-3 चीजें क्या लिखते हैं, क्या क्या 2-3 कंक्लूजन पे पहुंचते हैं आमतौर पे? देखिए, इस रिपोर्ट्स में कंक्लूसिव यही होता है कि माइंड बिहेवियर कैसा था, कनेक्टिंग कैसे थे लोगों से और क्या चल रहा था उनके मन में। आखिर वो चीजें क्या सुसाइड की तरफ करनी है या कोई ऐसी चीज जो, मान लीजिए रिलेटिव से कोई इंटरव्यू हो रहा है, किसी रिलेटिव से कोई पूछताछ की है और कोई रिलेटिव बोलता है उनके सिस्टर या उनके फादर या उनके कोई फ्रेंड, जैसे फ्रेंड के साथ भी उन्होंने पोस्ट डाली है, या अपनी डायरी में कोई ऐसी चीज लिखते हैं जिससे ये पता लगता हो कि नहीं, ये पर्सन जो है कुछ ऐसी चीज है जो हाइड कर रहा है, तो उसको एक्सपर्ट जब एनालिसिस करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर के, सो जाके वो कंक्लूजन पे देंगे कि यस, इस पर्सन ने सुसाइड अगर किया है तो इन रीजंस की वजह से वो सुसाइड किया हुआ है। ओके, ऑल राइट। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं ना, देखिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि 2 तरह की बातें कही जा रही हैं। एक आरोप सीधा सीधा यह है कि यह मर्डर है। सुशांत के परिवार का कहना है कि सुशांत की हत्या हुई है या उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है, उनको इतना परेशान किया गया, सताया गया। जबकि दूसरा जो पक्ष है उसका यह कहना है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, शायद वो डिप्रेशन में थे या फिर अपनी किसी समस्या से जूझ रहे थे और इसके बारे में उन्होंने किसी से बात नहीं की। अब आमतौर पर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत वहीं पड़ती है जहां आप सीधे सीधे ना समझ पाए कि हत्या है या आत्महत्या, और दूसरा जहां विवाद हो या डिबेट हो या 2 पक्षों के इंसान दुखी था मौत से पहले या फिर खुश था। अब आप जानते ही हैं इस केस में रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड, सवालों के घेरे में है। इसीलिए फिलहाल अब सीबीआई ये जो पता लगाने की कोशिश कर रही है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के जरिए, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सुशांत के मन में क्या चल रहा था, वो डिप्रेशन में थे या फिर नहीं थे। अब जब ये तीसरा मामला है, ये इतना कम इसका इस्तेमाल क्यों हुआ है एनके सिंह जी? अगर ये इतना सक्सेसफुल, इतना कामयाब होता तो ऐसे तो न जाने कितने केसेस आते हैं, इसका तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए था अगर ये सक्सेसफुल, कामयाब होता तो। मैं कह रहा था कि एक जरिया है जो जिसे आयोग को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कुछ मदद मिल सकता है, कुछ सुराग मिल सकता है जिसके आधार पर वो और प्रमाण इकट्ठा कर सकते हैं या और जो फिजिकल एविडेंस है और साथ जो प्रमाण है उनके साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जहां तक मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो है ये इसका इस्तेमाल, नंबर 1 इसका इस्तेमाल लाभदायक का इस्तेमाल करके केस को डिटेक्ट करना, मेरे ख्याल से ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। क्या होता, क्या कर सकता था, ये क्या होने की संभावना है, ये संभावना की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो इससे सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा, ये मैं नहीं कर सकता हूं कि सहयोग मिलेगा, लेकिन साथ साथ और सारे एविडेंस की आवश्यकता होगी। तो ये जरिया है जिसका की उपयोग या जिसका की फायदा आयोग को, जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनको इस केस के डिटेक्ट करने में जो मदद मिल सकता है, उसका सीमा जहां तक मैं समझता हूँ वो सीमित है, बहुत अधिक इससे पर लेकिन एनके सिंह जी, मेरा सवाल पहले भी यही था, पर अगर मान लीजिए इस साइकोलॉजिकल एनालिसिस में एक्सपर्ट ओपिनियन ये आ जाती है कि सुशांत बिल्कुल ठीक ठाक थे, तो उस ओपिनियन को चार्जशीट अगर दायर होती है या फिर फाइनल रिपोर्ट लगती है, उसमें कोर्ट में जो आईओ हैं वो उसको रख तो सकते हैं ना कि देखिए एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि या तो ये डिप्रेशन में थे, दुखी थे, या फिर ये नॉर्मल थे। देखिए, उसको रख ही सकते हैं, बस उसके आधार पर अदालत कोई निष्कर्ष, जहां तक मैं समझता हूं, निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है। मैं कह रहा हूं, जहां तक मैं समझता हूं
इसको प्रमाण इकट्ठा करने में इससे सहयोग मिल सकता है, ओके, एक सुराग मिल सकता है, एक रास्ता मिल सकता है। लेकिन अदालत के सामने जो वो निष्कर्ष लेकर जाएंगे, चार्जशीट कोई जरूरी नहीं है, फाइनल रिपोर्ट भी हो सकता है। हाँ। तो अगर जो भी अपना फाइनल रिपोर्ट वो सीबीआई या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जाएगी तो उनको ठोस प्रमाण के आधार पर केस अदालत में जाना होगा। ओके, तो जो मैं समझ पा रहा हूं गीतांजलि, मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस केस में पुलिस ने भी और सीबीआई ने भी, भाई अब से पहले भी पुलिस ने भी या बिहार पुलिस ने भी ये डायरी, व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये तो सबने देख ही लिए हैं। इसका मतलब इन पर जांच तो पहले से हो रही थी, पर क्योंकि शायद उनके पास वो साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज नहीं है उन आईओज के पास, ऑफिसर्स के पास, इसीलिए वो एक एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं उनको एनालाइज करने में। ये है ना बात? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमने जो दो पहले केसेस की बात की, सुनंदा पुष्कर और बुरारी केस की, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुरारी केस में ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि उस केस में हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि 11 लोगों ने आत्महत्या की है, किस इंटेंट से की है। तो डायरीज से हमें यही सबूत मिले कि उन सबके अंदर ये धारणा थी कि हम इस रिचुअल के बाद जो हम अपने मुंह में कपड़ा ठूस रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, हम फिर से जिंदा हो जाएंगे और हमारी आने वाली लाइफ ज्यादा बेहतर होगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो उनका माइंडसेट मरने का नहीं था, माइंडसेट ब्रेन वॉश हो चुका था कि इस रिचुअल के बाद हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी, बट वो रिचुअल परफॉर्म करते समय वो मर गए। तो ये चीज बहुत सामने आई थी, जिसने एक गुत्थी सुलझाई थी कि उनके माइंड में क्या चल रहा था और एक इंसान कहां तक जा सकता है। ऐसे ही इस केस में भी एक्सपर्ट की मदद से हमें ये पता चलेगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा था। अगर साइकोलॉजिकल कोई इशू था, डिप्रेशन था या वो इशू था, वो पता चलेगा, या वो किसी तरीके से डरे हुए थे, ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो वो भी समझ में आएगा उनके पोस्ट से और उनके इंटरेक्शन से। क्योंकि किसी की भी डेथ या किसी का भी मर्डर एकदम से नहीं हो जाता है, उसके पीछे भी सीक्वेंस रहते हैं। तो ये हमें हेल्प करेगा लाइफ के उन सीक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करने में, जिसने या तो सुसाइड की तरफ लीड किया, डेथ की तरफ लीड किया या मर्डर की तरफ लीड किया। तो उस सब को समझने में, जैसे बुरारी केस में हुआ, ये हेल्पफुल रहेगा उस तरफ हमें ले जाने के लिए और उस चीज को समझने के लिए। उसके बाद जो है हम उसी साइड पर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जांच जो है उसी साइड पर आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीजों को जानने के बाद। ओके, ऑलराइट। क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर सिंह, क्लोजिंग कमेंट आपसे ले रहा हूं मैं। तो ये जो एक्सपर्ट्स की हम मदद लेते हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में, ये एक्सपर्ट्स क्या साइकोलॉजिकल एनालिसिस जिनका एक्सपर्टीज होता है वही हो सकते हैं ना, वो जिनमें साइकोलॉजिस्ट होंगे? कौन लोग होते हैं इनमें सर? सर देखिए, जो इंडिया में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है जनरली सीएफएस और सीबीआई में होती है, जितनी मेरी नॉलेज है। और उनका डेफिनेटली एक प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर एक्सटेंसिव लास्ट ट्रेनिंग होती है, जिससे कि वो इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को उसके पोस्ट, उसके डायरी, उसके इंटरव्यू, रिलेटिव के इंटरव्यू, नॉन टू फ्रेंड्स के इंटरव्यू के द्वारा एक एनालिसिस पे पहुंचे। जैसा कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो ही केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी आज तक हुई, बहुत सारे केसेस में हुई है। और ये हमेशा ही नॉट इन इंडिया, इवन फॉरेन कंट्री में भी इक्विवोकल डेथ में करनी पड़ती है, जहां पे क्वेश्चन हो जाता है कि ये पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी से पता लग गया कि एस्फिक्सिया है और डेथ हुई है, सुसाइड है, लेकिन फिर भी प्रेशर है कि नहीं, एक एंगल है कि जो सुसाइड के लिए या तो वो किया गया होगा। ओके, तो बिल्कुल अब आपको क्लियर हो गया होगा, अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं, आपको क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन बड़ा आसान है। कुछ नहीं है, मौत से पहले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में जिसकी मौत हुई है, वो उस इंसान का बर्ताव कैसा था, यह पता लगाने के लिए उसके आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट, उसके आखिरी दिनों, हफ्तों, महीनों के व्हाट्सएप चैट्स, उसकी डायरीज, उसका डेली रूटीन, उसका लाइफस्टाइल, यह सब एनालाइज किया जाता है, यह पता लगाने के लिए कि इंसान दुखी था, डिप्रेशन में था या नॉर्मल था। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिए क्रिकेट हाउसफुल।